वेलकम स्टूडेंट, मैं सनी रजानी विजन पॉइंट प्लेटफॉर्म पर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर 2 लेकर। बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है एंड एपी के रिगार्डिंग हमने जितना फॉर्मुलेशन था वो सारा सीखा था। और हमने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर पे जीपी रहेगी, देन उसके बाद एंडिंग में हम क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन का, ताकि आपको ये डिफरेंशिएट करना आए कि एपी जीपी अलग अलग और साथ में दोनों के क्वेश्चंस भी अगर आ जाते हैं तो कैसे उनको डिस्कस किया जाता है। तो फिलहाल आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं अर्थमेटिक मीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे। सेशन ऑब्जेक्टिव बेटा आपको बता ही दिया आज के लेक्चर पे क्या क्या डिस्कस करना है हमको। नाउ एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, थ्योरी बेसिस पे बेटा जो बुकिश लैंग्वेज है वो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है, बट हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को हम आपको अपने वर्ड्स में समझाएं कि मीनिंग क्या है और ये चीज़ें आपके सामने लिखी हैं, इनकी कैलकुलेशन को आपको अपने तरीके से कैसे हैंडल करना है। तो हम शुरू करते हैं। बेसिकली जैसे इन्होंने पहली बात बोली है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर ए एंड बी डिफाइंड एज a प्लस बी बाई 2 एंड दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो फॉर्मूला बेसिस पे अगर बात करें तो सफिशिएंट है कि हमारा काम हो जाएगा बेटा इतने पे। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली अगर हम आपसे बात करें तो एम होता क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इस बात को हम अगर जाने तो अर्थमेटिक मीन की बेसिक डेफिनेशन है, अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और उसके बीच में एक ए नंबर इंसर्ट कर दिया, एक नंबर ए है एक नंबर बी है और उसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन ए इंसर्ट कर दिया मैंने, और वो जो इंसर्ट मैंने किया है वो ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर एपी में आ जा रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ऐसे नंबर इंसर्ट करना होता है जिससे ये जो नंबर्स हमारे बनते हैं वो सारे के सारे एपी में आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ये नंबर एपी में है तो जो डिफरेंस ए का ए से होगा वही डिफरेंस बी का क्या ए से होगा। और अब मैं आपसे कहूं अगर यहां पर कैलकुलेट करिए, अब आप देखिए जो वर्डिंग आपने एक लाइन में बोली थी उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। एक्चुअली बेटा कॉन्सेप्ट को पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि अब एक नहीं 10 अर्थमेटिक मीन भी डालेंगे तो कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर एक अर्थमेटिक मीन होता है तब तो ये चीज़ थी, मगर बेटा अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सपोज करिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है और उनके बीच में अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 डैश AN है, एक नंबर A है एक नंबर B है और उसके बीच में अर्थमेटिक मीन A1 A2 A3 डैश AN है। तो अब अगर हमको अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करना है कि हम सारे अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन वे हमने आपको बताया, अभी जो बात हमने बोली वही चीज़ हम डिस्कस करने आपसे दोबारा जा रहे हैं। अब आप सोचिए A और B दो नंबर हैं और उसके बीच में A1 A2 A3 A4 अप टू AN यानी n टर्म्स हैं। तो n टर्म्स ये हो गए, एक a हो गया एक b हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो गए। लास्ट टर्म आपके सामने b है, फर्स्ट टर्म आपके सामने a है। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें एपी के तो उस बेसिस पे अगर यहां पे आएगा तो b इज इक्वल टू आपका बेटा ये फॉर्मूला आ जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस n+2 - 1 इंटू डी। अगर हम यहां से बेटा निकालें ये रहा बेटा d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन n+1। तो आपने कहा d से क्या हो जाएगा, हमने कहा अगर आपको याद हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सारी कहानी तो d पे ही होती थी। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो पिछले टर्म में आप d ऐड कर दीजिए, आपका नेक्स्ट टर्म निकल के आ जाता है। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें बेटा a1 कितना होगा, तो आपने कहा a1 हो जाएगा हमारा a प्लस टी, a2 कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a प्लस 2d, a3 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a प्लस 3d। सिमिलरली बेटा अगर हम an की बात करें तो an कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a प्लस एन डी।
तो अर्थमेटिक मीन में, अब देख बात समझिएगा बेटा, यहां पर टर्म्स और अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस क्या होता है। अर्थमेटिक मीन जो होता है बेटा वो हमारी सीरीज के सेकंड टर्म से स्टार्ट होता है। तो जितने नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन होंगे, मतलब जैसे 1 नंबर अर्थमेटिक मीन है A1 तो एक बार D आएगा, 2 है तो 2D आएगा, 3 है तो 3D आएगा, N है तो ND आएगा। तो जो नंबर का अर्थमेटिक मीन है उसको निकालने के लिए उतने नंबर ऑफ डी को आपको ऐड करना होगा। जबकि टर्म्स में बेटा एक कम होता था, क्योंकि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते थे उसमें एक भी डी नहीं आता था, मगर अर्थमेटिक मीन की स्टार्टिंग हमेशा सेकंड टर्म से ही होगी, बीच में आएगा तभी होगा। इसलिए बेटा जितने डी होंगे उतने ही आपको अर्थमेटिक मीन में इंसर्ट करने। जैसे अगर पहला है तो 1 + d, दूसरा है तो 2d, तीसरा है तो 3d, इस तरह से बेटा आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर हम इसमें आपसे बात करें आगे कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का अगर हमको सम चाहिए तो आपने कहा सिंपली, अगर आप कह रहे हो कि सारे के सारे एपी में है तो इनको ऐड कर दें, तो आपने कहा अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा A1 + A2 + A3 and so on AN। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ AMs। अब आपने कहा वैल्यू वाइज बात करें, तो आपने कहा वैल्यू वाइज बात करेंगे तो देखिए बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ए हर टर्म में ए है तो ए जो आएगा वो n बार हो जाएगा। तो आपने कहा ए अगर n बार हो जाएगा तो आपने कहा ये हो गया Na। डी की बात करें तो D, 2D, 3D, 4D, ND, तो आपने कहा अगर D कॉमन ले लिया जाए तो अंदर आ जाएगा 1 + 2 + 3 and so on n। अब आप बात को समझिए, 1 + 2 + 3 + 4 and so on n की अगर बात करें तो 1 से लेकर n तक का जो सम होता है ये एक सिंपली AP है, इसका सम हम निकाल सकते हैं। और आपको याद हो तो हमने एक शॉर्टकट सिखाया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने कहा फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो 1 + n हो जाएगा और पेयर्स हो जाएंगे n/2। तो आपने कहा अगर पेयर्स हो जाएंगे n/2 तो आपने कहा जो Sn हो गया, Na बेटा ये था आपका D के साथ n/2 ब्रैकेट में n+1। बस अब आपको करना क्या है, D की वैल्यू आपने ऑलरेडी ये निकाल के रखी है। अब आप सोचिए अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो और आप इसको कैलकुलेट करते हो तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। नाउ सी द डिफरेंस। एक्चुअली मैं इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के पीछे का जो लॉजिक था वो जरूर समझिएगा कि कैसे इस चीज़ को यूज़ किया हमने और क्या रिजल्ट निकाला। जो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन आया है, आप उस रिजल्ट को देखिए, डेट इज n टाइम्स A + B/2। मतलब अगर हम आपसे कहें A और B दो नंबर थे तो उनके बीच में जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया था वो A + B/2 आया था। आपने A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, उन सबका जो सम निकल के आया है वो n टाइम्स A + B/2 आया है। मतलब कहने का है कि अगर A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट आपने किए हैं तो उन अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करने पर जो सम निकलता है वो उस एक अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स होता है। जो एक अर्थमेटिक मीन थी उसकी वैल्यू थी A + B/2, उसका n टाइम्स किया तो ये आ गया n × A + B/2। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सम ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात करेगा तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन जो होता है वो n × A + B/2 होता है। मतलब अगर उन नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया जाए तो वो उसके n टाइम्स के इक्वल हो जाता है। तो सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन दैट शुड बी इक्वल टू n टाइम्स A + B/2 या n/2 A + B, वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन। तो आपने कहा इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन कर लिया है और हमने ये भी सीख लिया कि अगर मान लीजिए n ना इंसर्ट करके 2-3 इंसर्ट किया जाए तो बस यहाँ पर A और B के बीच में जो आपने n+2 रखा है, जितने नंबर हमसे बोलेगा उतने n की वैल्यू डाल के हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके को ध्यान रखिएगा कैसे इसका यूज़ करना है। तो अब जो पीछे वर्किंग थी, जो पीछे आपने कॉन्सेप्ट लिखे थे, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए चीज़ें कितनी आसानी समझ में आ जाएंगी। अब आप सोच के देखिए, जो पहला वर्डिंग हमने लिखा है कि अगर A + B/2 की बात करें तो आपने कहा ये तो हमने क्लियर कर लिया। अब आपने कहा जैसे ABC AP में है, समझिए बेटा इस चीज को। आपने कहा अगर ABC AP में है तो जैसे अभी आपने पीछे डेराइव किया है कि जो डिफरेंस B का A से होगा वही डिफरेंस C का B से होगा। अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए B की वैल्यू A + C/2 निकल आएगी या फिर 2B = A + C। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, हम बार बार इसका यूज करेंगे कि अगर ABC 3 नंबर हैं और अगर वो AP में है तो इस AP को यूज़ करने के लिए आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करना है और कैसे अपने आंसर को निकालना है।
तो आपने कहा बेसिकली हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ABC AP में है तो 2B इज इक्वल टू A+C। नाउ सेकेंड वन, A1 A2 A3 का अर्थमेटिक मीन अगर n है तो अभी जस्ट आप डेराइव करके आए हैं कि अगर हमको देखो, अगर 2 नंबर थे तो उनका सम आया था A+B/2, अगर 3 नंबर होंगे तो एवरेज के हिसाब से A+B+C/3, 4 नंबर होंगे तो A+B+C+D/4, n नंबर होंगे तो A1 A2 A3 A4 AN डिवाइडेड बाई n। तो जो बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका एवरेज का, उसी का इसने यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से यहां से अर्थमेटिक मीन को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, 2 नंबर हो तब भी निकाल सकते हैं, n नंबर हो तब भी निकाल सकते हैं। बाकी जो नीचे कैलकुलेशन कर रखी है ये आपने जस्ट अभी पीछे डिस्क्राइब की कि अगर a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हो तो d कैसे निकाला जाता है, an कैसे निकाला जाता है, a2 कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आप पीछे डिस्क्राइब करके आए हो। बस आपको d की वैल्यू पुट करनी है, आपको अपने रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये दोनों बातें कि AP होता क्या है, AM क्या होता है और AM में अर्थमेटिक मीन को निकालने का तरीका क्या होता है। अब इन सारी बातों को एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कैसे इसका यूज़ करना है। जैसे बोला गया बेटा 2 और 9 के बीच में अगर हमको निकालना है कि 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने तो वो क्या क्या होंगे, तो ये 2 लिया, ये 9 लिया और यहाँ पर A1 A2 और A3 इंसर्ट कर दिया। 2 और 9 आपने ले लिया और A1 A2 A3 आपने इंसर्ट कर दिया। तो आपने अगर A1 A2 A3 इंसर्ट कर दिया तो आपने कहा अब अपनी कहानी को स्टार्ट करें। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो आपने कहा अगर 5 टर्म्स है तो लास्ट टर्म हो गया 9। अब आप देखिए कितनी आसानी से चीजें सॉल्व हो जा रही हैं। आपने d की वैल्यू को डिफाइन कर लिया 7/4। अब आपने कहा अगर हमको A1 निकालना है, हमको A2 निकालना है और हमको A3 निकालना है, तो A1 का मतलब हो जाएगा 2 + t, A2 का मतलब हो जाएगा 2 + 2d और A3 का मतलब हो जाएगा 2 + 3d। d की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है बेटा, आपने निकाली हुई d की वैल्यू 7/4, तो आपने कहा ये आ जाएगा 2 + 7/4, दिस इज 2 + 7/2 एंड दिस इज 2 + 21/4। आपने बस d की बेसिकली वैल्यू पुट कर दी है और सिंप्लीफाई कर दिया है। आप इसको कैलकुलेट करके अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, आपके आंसर क्या आएंगे। तो सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। वर्किंग वे आपको हमने समझा दिया है कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जितना कहेंगे उतना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको वर्किंग क्लियर होनी चाहिए कैसे इसका यूज़ करना है। नाउ अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, इसमें भी जैसे बुकिश लैंग्वेज है बेटा, हमने आपको एक्सप्लेन तो किया है, बट अपने वर्ड्स में चीज़ों को करने की जो बात होती है उसका मजा ही कुछ और होता है कंपैरेटिवली बुकिश लैंग्वेज के। हमें बुकिश लैंग्वेज अपने टर्म्स में एक्सप्लेन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, हमें उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, सारे के सारे पॉइंट्स अपने आप हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, बट हमारा कहना है कि अभी हम आपको पहले अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों पे वापस लेके आते हैं और तब आपको दिखाते हैं कि जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं उनका यूज़ आपको कैसे करना है और क्या करना है। देखिए बेटा, हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं 5 नंबर्स का 1 2 3 4 5। हमने कहा अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा कहना ये है कि इस 1 2 3 4 5 में ये सारे के सारे नंबर्स AP में हैं। अब मेरी बात बस ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अगर हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 में अगर सपोज करिए हर नंबर में हम 2 ऐड कर देते हैं, जितने भी नंबर लिखे हुए बेटा हर नंबर में अगर हम 2 ऐड कर दें, तो आपने कहा अगर हम ऐड 2 कर दें हर नंबर में तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, अगर आपने हर नंबर में 2 ऐड किया है तो 2 ऐड करने से जो nई सीरीज बन रही है वो अभी भी AP है। यानी किसी AP में अगर एक पर्टिकुलर टर्म को ऐड कर दिया जाए, किसी AP में अगर एक पर्टिकुलर टर्म को ऐड कर दिया जाए सारे नंबर्स में, किसी AP में अगर एक पर्टिकुलर टर्म को सारे नंबर्स में ऐड कर दिया जाए तो जो नई सीरीज बनती है वो भी AP ही बनती है। किसी AP में अगर एक पर्टिकुलर टर्म को ऐड कर दें सारे नंबर्स में तो जो नई सीरीज बनेगी वो AP ही बनेगी। अगर वो AP बनेगी तो आपने कहा यानी किसी AP में किसी पर्टिकुलर टर्म को ऐड करने पे सीरीज में कोई चेंज नहीं होता है, वो AP ही रहती है।
आई एम नॉट कंसर्न अबाउट की कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दिस। अभी हमने सिर्फ वर्डिंग ये बोली है कि एपी रहती है, डेट इज कंफर्म। अच्छा, इसी को रिवर्स फॉर्म में बोलो। अगर एक सीरीज है हमारे पास 3 4 5 6 7, अगर उसमें से 2 माइनस कर दिया जाए, अगर हमारे पास नंबर है 3 4 5 6 7, अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो आपने कहा वापस ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी, तो आपने कहा नया रिलेशन बन गया। अगर किसी एपी में अगर आप पर्टिकुलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो जो नई सीरीज बनेगी वो भी हमारी एपी ही होगी। तो एपी में ऐड कर दो कोई पर्टिकुलर नंबर तब भी वो एपी ही रहती है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो एपी ही रहती है। तो दो रिजल्ट आपने यहां पे कंफर्म कर दिए। नाउ मल्टीप्लाई, आपने कहा इस वाली सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 6 8 10। आपने कहा 2 4 6 8 10, आपको ये सीरीज दे रखी है, आपसे कहा गया है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और आपने कर दिया। तो आपने कहा सीरीज बनी 2 4 6 8 10। तो अगर 2 4 6 8 10 एक सीरीज बन रही है तो इस एपी में जो कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस पहले था वो अब नहीं है। मगर अगर हम बात करें कि क्या ये एपी है, तो आपने कहा बिल्कुल ये एपी है, एपी बिकम्स एपी। मतलब कहने का है कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से किसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो सीरीज बनेगी वो एपी ही होगी। अगर किसी नंबर को आप ऐड करते हो तो वो एपी बनती है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी एपी बनती है, मल्टीप्लाई करते हो तो भी एपी बनती है। इसी में एक टर्म और ऐड कर दें कि जो सीरीज सपोज करिए हमने मानी है 2 4 6 8 10, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, आप फिर से सोचिए 2 4 8 6 10 जो हमारे पास सीरीज है, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपने कहा सीरीज आएगी 1 2 3 4 5, और अगर ये सीरीज आएगी 1 2 3 4 5 तो आपने कहा ये अगेन एपी है। तो आपने कहा यानी कि कंक्लूजन अब जो मिला वो ये मिला कि अगर कोई एपी दे रखी है और किसी पर्टिकुलर नंबर को आप इसी में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इन चारों ही कंडीशंस में जो एपी होती है वो एपी ही रहती है, एपी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बात डिफाइन हो गई कि जो एपी के केसेस होते हैं उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन करने में हमारी सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें बेटा एक कंक्लूजन और है, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 को ऐड करो 7 आएगा, 2 और 5 को ऐड करो 7 आएगा, 3 और 4 ऐड करो 7 आएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर फर्स्ट वाले में लास्ट को ऐड करो, सेकंड वाले में सेकंड लास्ट को ऐड करो, थर्ड वाले में थर्ड लास्ट को ऐड करो, ऐसा करने से जो भी सीरीज बनती है उन सबका जो सम होता है वो आपस में सेम रहता है। जैसे 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, मतलब टर्म्स का जो सम होगा वो हमेशा सेम निकल के आएगा। मतलब जितनी पोजीशन आगे से है उतनी पोजीशन अगर पीछे से रहे तो सम को ऐड करने पर हमारे टर्म्स का जो सम निकलता है, जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सबका सम सेम होता है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये चीज हम पहले सम ऑफ सीरीज में भी सिखा चुके थे, क्योंकि जब सब सेम आता था तो नंबर ऑफ पेयर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आता था वो सम ऑफ सीरीज कहलाता था बेटा। तो वहां से भी आपको ये बात क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए कैसे इसका यूज करना है। अच्छा, लगे या तो इसी में एक ट्रिक और सिखा देते हैं आपको। जैसे बेटा 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हमने कहा बेटा आपसे ये एपी है, ट्रिक को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। आपने कहा ये ऑड नंबर्स की एपी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑड नंबर्स की एपी है, इस एपी में 60 टर्म है। हमसे कहा गया फाइंड सम विदाउट यूजिंग फार्मूला, फाइंड सम विदाउट यूजिंग फार्मूला। हमने कहा इसका सम निकालना है विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो आपने कहा अगर इसका आपको सम निकालना है और आपको बताना है इसका सम कितना होगा, तो आपने कहा एक तो सिंपल तरीका है कि आप इसमें फार्मूला लगा के ऐड कर दीजिए, बट आप कह रहे हो आपने वर्ड यूज कर दिया विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो हमने कहा एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑड नंबर्स ऑफ एपी के लिए, सम इज इक्वल टू मिडिल टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म, दैट्स इट। इस वर्डिंग के साथ हमारा क्वेश्चन एक लाइन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने कहा मिडिल टर्म कौन, तो आपने कहा मिडिल टर्म 4, आपने कहा नंबर ऑफ टर्म 7, तो आपने कहा दिस कम्स आउट टू बी 20। तो आपने कहा इस तरीके से हम अपनी चीजों को निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी सीरीज दे दीजिए, हमारा सिर्फ एक काम है, हम आपको एक लाइव में आंसर बता देंगे कैसे को डिवाइड करना है। तो आपने कहा ये जो ट्रिक होती है ये ऑड नंबर के लिए वैलिड है,
और ये क्वेश्चन आए हैं बेटा कॉम्पिटिटिव में भी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वहां पे जो टाइम बचाने वाली बात होती है वो यही होती है, किसी एपी में अगर आपको सम निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो जो उसका मिडिल टर्म हो उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आपका निकल के आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक है जो हम सीखेंगे अभी ये चीज हमने यहाँ पर एपी को खत्म नहीं किया। क्वेश्चन डिस्कशन में हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कि जब क्वेश्चन की वर्किंग आपके सामने आती है तब आप क्या करते हैं। तो अगले लेक्चर में जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमने बातें सीखी थ्योरी बेसिस पे, टर्म क्या होता है, सम क्या होता है और मीन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके बेसिस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम आपको इन ट्रिक का यूज करना सिखाएंगे कि देखिए और कौन-कौन सी ट्रिक्स बन सकती है जिनका आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी हमने आपसे बोला कि सम ऑफ ऑड टर्म्स की ट्रिक होती है, इसी तरह से सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर की बिना पेन चलाए वाली ट्रिक होती है। आप क्वेश्चन देखिए और देख के बता दीजिए कि इसका सम ये निकल के आएगा, और बाकी आप कैलकुलेट भी कर लेंगे फॉर्मूले से तो आपका सम वही निकल के आएगा। इवेंट टर्म, जनरल टर्म, जितने हैं, जो ट्रिक पॉसिबल है वो हम आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे सिखाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म पे जब अपनी मुलाकात होगी उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कशन करने के साथ साथ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई चीज में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बेटा, और मटेरियल के रिगार्डिंग आप अपनी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा फिर से आपसे मुलाकात होगी।